हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सीखते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर एडिशनल थ्योरम, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को अगर हम लोग लेते हैं और उसके होने और न होने, मान लो एक इवेंट्स है और एक और इवेंट्स लिए, तो एक इवेंट्स का होना और न होना दूसरे इवेंट्स के होने और न होने से कोई फर्क न पड़े, तो ये दोनों इवेंट्स जो होंगे ए और बी, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ए इवेंट्स लिए और एक बी इवेंट्स लिए, ए और बी का होने का और न होने का संभावना जो है या घटना जो है, वो दूसरे बी जो है इवेंट्स, उसके होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं और पहला ड्रॉ में दो कार्ड्स निकालते हैं 1 बाय 1 करके। एक पहले निकाले और फिर एक बाद में निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके एक कार्ड्स को निकालते हैं आउट ऑफ 52। प्रोबेबिलिटी किंग आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है, मान लो x। फिर उस कार्ड को जो निकाले उसको फिर डाल दिए उस पैक में 52 में, अब फिर एक कार्ड को निकालते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे ड्रॉ में किंग आने का प्रोबेबिलिटी को y मानते हैं। तो x और y क्या होगा, यहां पे इक्वल होगा, क्योंकि हमने कार्ड को रिप्लेस कर दिया विथ रिप्लेसमेंट किया। तो ये इंडिपेंडेंट क्या कहलाएगा, इवेंट्स है। क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ में आप जो, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा किंग आने का आउट ऑफ 52, सेकेंड में भी तो हम लोग फिर जो कार्ड निकाले उसको फिर डाल दिए, अब फिर निकालते हैं सफल करके। तो किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो पहला ड्रॉ में था वही ये सेकेंड ड्रॉ में होगा, वही होगा ना। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बिकॉज पहला का दूसरे से कोई लेना देना नहीं हुआ, क्योंकि हमने कार्ड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, वही चीज को यहां पे हमने लिखा है, 2 or more events are said to be independent if the probability of occurrence or non-occurrence of any of them is not affected by occurrence or non-occurrence of other events। एक घटना का होने का दूसरे घटना के होने और न होने से कोई इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। When two cards are drawn 1 by 1 with replacement, मतलब एक निकाले और फिर दूसरा निकालना है तो उसको फिर डाल देंगे, उसके बाद निकाल। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ। Then the event of drawing a king in the first draw and the event of drawing a king in the second draw are independent event। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट इफ द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक कार्ड को निकाले पहला ड्रॉ में और किंग आने का प्रोबेबिलिटी, और उसको फिर डाले नहीं, ठीक है। तो पहला ड्रॉ में 52 कार्ड्स था और दूसरा ड्रॉ में विदाउट रिप्लेसमेंट 51 कार्ड्स रह जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, डिपेंड किया ना पहला से। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट, देन द 2 इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। नोट्स में लिखिए कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, नोट में लिखा जाए, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स मान लेते हैं, then A क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, PA by B is equal to PA। समझिए इसको, अगर A और B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब A और B एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A when B has already occurred, ये है। तो A और B यहां इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा B के होने और न होने से, ठीक है। तो PA by B का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A when B has occurred,
व्हेन बी हैज गिवन, तो बी दिए हुए हो या कुछ भी हो, बी से ए का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पी ए बाई बी बराबर पी ए। जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिंपली पी ए हो जाएगा, पी बी बाई ए बराबर पी बी। सिमिलर फैशन में इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट, नोट्स में है ये, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये याद रखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ए इंटू बी। एक्सप्लेनेशन, जब ये इंडिपेंडेंट ए और बी रहेगा तो पी ए इंटू पी बी कर दीजिएगा। कैसे, देखिए, पी ए बाई बी बराबर, हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बाई बी इंटू पी बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और इंटू पी बी। ये आ गया, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां से हम लोग फिर लिखते हैं इन जनरल, इसी को हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या हो रहा है, ये पी ए इंटू पी बी हो जा रहा है, दो इवेंट्स हैं उसका मल्टीप्लीकेशन इधर हो जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी A1 इंटू पी A2 इंटू पी A3 डॉट 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 इंटू पी ए एम। ये आपको फॉर्मूला बन गया। ठीक है, थर्ड नोट्स में लिखिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फर्स्ट पॉइंट में ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट से होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, देन ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होगा इवेंट, ए डैश एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। A and B dash are independent events। ये तो आई होप इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम लोग ने समझा ठीक से। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगा, सिंपली पी ए हो जाएगा, जो ऊपर में है वही, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ही बोला जाता है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो बी हो गया, तो बी के होने या ना होने से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर वाला ये इस तरह से। तो ये आप सब ये पॉइंट्स जो कुछ लिखे हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हमने जनरलाइज इसको किया, तो ये सब याद रखिएगा, कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट सभी हम लोग सीखे हैं उससे रिलेटेड। अ कॉइन इज टॉस्ड
thrice and all 8 outcomes are equally likely, ठीक है। E क्या बोलता है, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड। F में क्या है, F एक ऐसा इवेंट है जिसका द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना है ये F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि देखो, अगर E और F का बात कर रहा है तो E F बराबर, अगर ये आ जाता है E F, तो E एंड F क्या हो जाएगा, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, है ना। अगर ऐसे अगर निकालते हैं, ये अभी हम लोग देखें तो यही चीज निकालना, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो इसका सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस क्या है, क्वाइन है, तो क्वाइन हेड टेल गुना हेड टेल, 3 बार है ये किया हुआ, टॉस किया है। तो इस तरह से इसका सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। ये बताए भी होंगे कैसे निकाला जाता है, फिर से रिवाइज करवाते हैं। H इंटू एच, दो को पहले ये कर लो, एच 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 टी, फिर टी एच, फिर टी टी इंटू एच टी, ये। और सैंपल स्पेस क्या हो गया, एच एच एच, इसको इससे, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी, ये से सैंपल स्पेस हो गया, क्लियर। और E जो बोलता है, E क्या है, इवेंट्स है द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड। तो जिसमें पहला में सब में एच एच लगा हुआ है उसको E ले लो, क्योंकि E ऐसा इवेंट्स है जिसमें फर्स्ट थ्रो में हेड आया है। तो एच एच एच, एच एच टी फर्स्ट फर्स्ट, एच टी एच, एच टी टी पहला में, और इधर पहला में कोई नहीं है, ठीक है। और F क्या है, F जो इवेंट्स हैं, F नीचे लिख लो, F जो इवेंट्स हैं द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल, तो लास्ट में टेल ये वाला है एच एच टी, लास्ट में ये एच डबल टी, ये टी एच टी, टी एच टी हो गया, टी टी एच नहीं, ये ट्रिपल टी, ये ठीक है। ये आपको, तो यहां पे E इंटरसेक्शन F क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, एच एच टी कॉमन है, एच टी एच है, एच टी एच नहीं है, एच डबल टी भी है कॉमन, ठीक है। इस तरह से दो कॉमन हो गया। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए यहां नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 8 है ना सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। नंबर ऑफ E कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ F 1 2 3 4, ठीक है। और नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F 2 है ये। तो इसलिए P बराबर क्या होगा, NE बाई NS सैंपल स्पेस। तो P कितना हो गया, NE कितना है, NE 4 बाई 8 बराबर हाफ, ठीक है। इधर फिर EF निकालिए, NF बाई NS, तो 4 बाई 8 बराबर 1 बाई 2, है ना। अब हम लोग को PEAF निकालना है, तो 2 बाई 8 बराबर 1 बाई 4, क्लियर। तो नाउ PE इंटू PF
क्या हो जाएगा 1/2 P और 1/2 F बराबर 1/4 विच इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो ये ऐसा जब आता है तो क्या है हेंस यहां पे लिख देते हैं हेंस कंक्लूजन E एंड F आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में P E इंटरसेक्शन F दो इवेंट्स का है तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, आप अगर इसको नहीं भी निकालते PE और PF तो भी क्या बोल रहा है इक्वली लाइकली इवेंट है, तो इसका और इसका रिजल्ट तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट सेम ही होता है, तो वो चीज है 1/2। अब आ जाइए इधर, देखिए a die is marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed। एक डाई को टॉस किया गया जिसमें 1 2 3 रेड में मार्क है, 4 5 6 ग्रीन में है। लेट A be the event number is event and B be the event है जो नंबर इज रेड। आर A and B are independent। तो देखिए इसमें सैंपल स्पेस जो होगा लेट सैंपल ए से सैंपल स्पेस जानते ही हैं, डाई का क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अब एक जो बोलता है वो क्या बोलता है, ये क्या है एक ऐसा इवेंट जिसमें नंबर इज इवेंट, ए बी द इवेंट नंबर इज इवेंट। तो नंबर इवेंट कौन कौन सा है 2 4 6। और बी जो है बी बी द इवेंट नंबर इज रेड, तो रेड वाला कौन सा एक इवेंट जो नंबर रेड में है 1 2 3 ये 1 2 3 हो गया। क्लियर, तो इसमें A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, कौन सा कॉमन है 2 कॉमन है ओनली, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए सबका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू NA/NS। तो NA कितना है 1 2 3/6 बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालिए NB/NS, तो 3/6 ये भी 2 है। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालिए, तो A इंटरसेक्शन B/NS, तो A इंटरसेक्शन B 1 है और NS 6 है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ये आ गया। अब 3/6 इसका भी 3/6 उसका भी, और इंटरसेक्शन में ये अब A इंटरसेक्शन B PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन 1/6 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं ना है। देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 1/4 होगा विच इज नॉट इक्वल टू ये, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लो और सेपरेटली पी ए और पी बी निकाल लो, तो ये और ये बराबर तो नहीं ना होगा। देख लो ना, हम लोग यही ना बराबर करते हैं, बराबर अगर ये आ गया और ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे जैसे कि इसमें आया था, बट इसमें बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो ये इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए दिए हुए हैं, पी बी दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं पी नॉट ए और नॉट बी। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये आपको दिखाना है कि ए और बी क्या है। तो सॉल्यूशन पी ए पी बी दिए हुए, इसका मतलब क्या हुआ पी नॉट ए मतलब डैश और का यूनियन नॉट बी, ये दिए हुए हैं 1/4। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी। ये इसका मतलब क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश,
बराबर 1/4 हो गया, बिकॉज डिमॉर्गन्स लॉ से डिमॉर्गन सेट में डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ये होता है। ठीक है, तो अब डैश वाला को कैसे निकालते हैं? 1 माइनस ये फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का प्रोबेबिलिटी 1, नन अकरेंस प्लस अकरेंस बराबर 1, तो नन अकरेंस बराबर क्या होगा? 1 माइनस अकरेंस बराबर 1/4 ये हो गया, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस 1/4 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/4, ये 3/4 हो गया। अब पी ए पी बी दिए हुए है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नाउ पी ए इंटू पी बी निकालिए, विच इज इक्वल टू पी ए 7/12 इंटू पी ए 1/2 और 7/12, ठीक है, तो 7/24 विच इज नॉट इक्वल टू 3/4, दैट इज पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, हेंस A and B are not independent, मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स है, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिपेंडेंट है कि नहीं, तो नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं। PMC addition theorem of probability, addition theorem of probability देखिए क्या है वो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इसको समझते हैं सेट के द्वारा। वेन डायग्राम, दो सेट लिए ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा ये, और इसमें ये जो पार्ट है सिर्फ ए है, ए का है। ठीक है, तो a माइनस बी लिखते हैं, और नहीं तो a इंटरसेक्शन b डैश, a है बट b नहीं। फिर ये क्या है, b माइनस a, b है बट a नहीं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b है बट a नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन में ये टोटल जो है ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरा वाला यहां से यहां, यहां से यहां दोनों। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। तो ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी भी आया, बी में भी इंटरसेक्शन वाला आया, 2 बार आ गया, तो ये घटाना पड़ेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो n a union b by ns is na by ns plus nb by ns n a intersection b by ns। और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही एडिशन थ्योरम है। अब सबका मीनिंग बताया है, हुआ है ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए या बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए या बी, ए का होना या बी का होना। इस तरह से ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ये ठीक है। तो ये एडिशन थ्योरम से हम लोग ये प्राप्त किए। अब इसमें नोट में लिखेंगे, नोट में if a and b, if a and b are two mutually exclusive events, then ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, वाली पी बी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इवेंट्स होंगे, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। नोट 1 में, दूसरा में इफ ए बी and C are 3 events, then हम लोग इसको ऐसे, इस फॉर्मूला को एक्सटेंडेड रूप इसका 2 से ज्यादा अगर रहा तो ये फॉर्मूला बनता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए बोलिए, या ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, इवेंट्स, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, आपस में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, तो आपका पी ए यूनियन बी, ये ध्यान रखना, जब एक्सक्लूसिव रहेगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहा तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये कब लगाना है, ये कंडीशन हो गया कि जब एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तब, ये बिना कंडीशन का, एबीसी जैसा भी रहेगा उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये जब एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। सभी के लिए हो गया ये, एबीसी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो, जैसे ये सभी के लिए हो गया, लेकिन ए बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो पी ए प्लस पी बी, ठीक है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ओनली, ए का होना ओनली, ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए सिर्फ होना, ये वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ यही वाला है ना, ए माइनस बी, ये माइनस बी बोलिए और ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए ओनली में, ठीक है। तो ये अब ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, पूरा पी ए है और उसमें से इसको घटा लेंगे तो यही ना आएगा, तो पी ए माइनस ये पूरा में से, ये पूरा, ये ए का गोल जो है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश बचेगा। तो ये आपको
ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। फिर फिफ्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली, तो बी ओनली तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए और ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। तो जो पहले रहेगा वो लिखेंगे पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पी बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of exactly one of A या B, A B is equal to, इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ A कॉमा B, A और B में A और B दो इवेंट्स है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन का आने का मतलब ए ओनली प्लस बी ओनली वाला, मतलब 20 प्लस 20 एग्जैक्टली ए वन का है ना, ए ओनली बी ओनली, तो ये दोनों का सम कर देंगे तो एग्जैक्टली वाला आ जाएगा, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ओनली, एग्जैक्टली ए ओनली, एग्जैक्टली बी ओनली या ए ओनली है ना, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस दिस P B intersection A dash, which is equal to इसका, which is equal to A intersection B dash का फॉर्मूला यहां से दो, P A माइनस P A इंटरसेक्शन B प्लस इसका दो ये वाला, इसका फॉर्मूला है ये P B माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस 2 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी। मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स और मैथ ले लीजिए दो सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी फिजिक्स ओनली, तो आपको ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मैथ ओनली, अगर फिजिक्स और मैथ का बात करें तो ये निकालना हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन, मतलब ओनली वन सब्जेक्ट, तो 20 प्लस 20 दैट इज ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये हमने लिख दिया है। ऐसे भी सिंबल का मतलब शुरुआत में हम लिखे थे कि इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए का होना बी का नहीं, ठीक है। इसमें बी का होना ए का नहीं, तो ये आगे लिखते हैं और इसका कॉपी कीजिए। 7th नंबर 6 तक तो हम लोग लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू A intersection B plus B intersection C plus A intersection C minus 3 probability of A intersection B intersection C, ये हो गया। फिर 7th 8, देखो यहाँ तक तो हम लोग कर ही लिए थे। अब यहाँ एग्जैक्टली ट्रू, ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी बराबर पी ए प्लस, ये जो फॉर्मूला होता है इसी टाइप का है, पी ए प्लस पी बी, याद रखने के लिए पी सी माइनस 2, इसमें 2 आ जाएगा, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस 2 ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस 2 ऑफ P A इंटरसेक्शन C, ये P है, ठीक से लिख लीजिए P, और प्लस 3P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये साइंस के कोचिंग में या स्कूल की बात कर ले, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाला बच्चा है, सबका अलग अलग संख्या दिए हुए है, और पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मतलब कहने मतलब 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 3 A B C पढ़ने वाला का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाला का संख्या ABC में, अगर ये संख्या नहीं प्रोबेबिलिटी, तो ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो इस तरह से ये कॉपी कीजिए, तो हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटीज दैट अ स्टूडेंट पास इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर M, P and C, मान लिया है। Of these subjects, the student has a 75% chance of passing in at least one, a 50% chance of passing in at least two, मतलब 75% है एटलीस्ट ए को कम से कम, ए या तो मैथ में या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पास होने का चांसेस क्या है 75%। 50% चांस है एटलीस्ट 2 में, 2 में मतलब कम से कम 2 में पास होने का चांस जो है वो 50% है, और 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 में पास होने का 40% चांस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ B प्लस M प्लस C। ठीक है, तो ये चीज है। तो पहले इवेंट्स को मारनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले पास करने वाले स्टूडेंट का यहाँ जिक्र किया गया है। तो लेट ए, तीन टॉपिक है ना, तो लेट ए इवेंट ऑफ अ स्टूडेंट पासेस इन मैथ, मान लो मैथ पहले लिखा हुआ है। बी इवेंट ऑफ अ स्टूडेंट पासेस इन फिजिक्स। सी इवेंट ऑफ अ स्टूडेंट पासेस इन केमिस्ट्री। ये ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए बराबर पी दिए हुए हैं, एम दिए हुए हैं मैथ, पी बी ये फिजिक्स वाला है, पी डिनोट किया है, एंड पी सी केमिस्ट्री वाला का सी से डिनोट किया हुआ है, एम पी सी दिए हुए, एम पी सी दिए हुए हैं। Their student has 75% chance of passing at least one, कम से कम A और B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A या B या C, दैट इज, इसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C बराबर 75% दिए हुए हैं, दैट इज 0.75। ये चांस ऑफ पासिंग एटलीस्ट 1, अब 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2, जो फॉर्मूला लिखवाए हैं तो एटलीस्ट 2, तो P 2 को कम से कम, तो A इंटरसेक्शन B 2 को कम से कम कॉमन होगा A और B में। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C लिखिए, चाहे वो अच्छा रहेगा, A इंटरसेक्शन C। ठीक है, माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, ये दिए हुए है 50%, तो 50%। ठीक है, तो 0.5। अगेन और क्या इंफॉर्मेशन है दिए हुए, passing at least 2 and 40% chance of passing in exactly 2 में, तो probability of exactly 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 बार घटेगा, एग्जैक्टली के लिए 2। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली
क्या करना है वो देख लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ये है ना। तो इन दोनों को घटा देते हैं, घटाते हैं सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, थर्ड को घटा देते हैं सेकेंड से, तो ये कट जाएगा, ये घटा दिए तो ये कट जाएगा, ये इससे इससे ये माइनस प्लस, 3 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, इंटरसेक्शन ये इज। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 ये। ठीक है, इसको घटा दिए तो माइनस प्लस होगा माइनस ये। ठीक है, अब इतना आ गया आपका इंटरसेक्शन वाला। अब हमको जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या होगा कि पीए इंटरसेक्शन वाला ये वाला टर्म निकलेगा, तो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड अगर हम ऐड करते हैं तो दिस दो हो जाएगा ये, तो 2 बाहर ले लो, ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी -5 पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज, ऐड कर दिए तो 0.9 और 2 इंटू ये ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी -5 इंटू ये कितना आएगा, इतना दिए हुए है 0.1 0.9, तो और पी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी, और इधर ये 0.5 हो गया और इधर जाएगा तो 1.4 ये जुड़ जाएगा ना, 0.5 इधर जाएगा तो, और डिवाइडेड बाय 2 तो 0.7 ये आपको आ गया, ये इंफॉर्मेशन निकला। ठीक है, ये फोर्थ मान लीजिए। अब वी नो दैट पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। तो और पी ए यूनियन बी यूनियन सी दिए हुए 0.75 पी ए क्या है, एम पी सी है, तो एम पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस आगे सब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉमन लें ऐसे, ये प्लस पी ए इंटरसेक्शन और इसका वैल्यू दे दो, कितना कॉमन ले, मतलब माइनस कॉमन ले लिए तीनों में, और इसका वैल्यू दिए हुए है, आ गया है 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, तो और 0.75 एम प्लस पी प्लस सी माइनस, और इसका वैल्यू इतना 0.7 माइनस 0.7 प्लस 0.1, तो और ए प्लस पी प्लस सी 0.75, माइनस 0.1 होगा, 0.6 होगा, उधर जाएगा 0.6
माइनस तो प्लस, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 1 पॉइंट इतना, ठीक है, 1.35। तो आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको मैथ में लिखना मेन टास्क है, बाकी तो फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा ही, ठीक है। तो इसको आप इसमें इस तरह से इवेंट्स को मान लीजिए और चीजों को समझिए कि ए और बी, मतलब यहां क्या कह रहा था कि ये जो है 70% चांस है एटलीस्ट 1, तो ए चाहे बी चाहे एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का ये फॉर्मूला हो गया, एटलीस्ट 3 का ये हो गया, तो इस तरह से एटलीस्ट 2 का ही ये है और एग्जैक्टली 2 का ये, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बनाए और प्रॉब्लम बनाते हैं इतना कॉपी के लिए। इस प्रॉब्लम को अब सोल्व करते हैं। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। स्पीक ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। कोई ए है जो 60% केस में सही बोलता है और बी जो है 90% केस में, मतलब सच्चाई बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, सही बोलता है 90-10% में, मतलब गलत बोलता है। आउट ऑफ 100 तुलना किया गया है, तो यहाँ सैंपल स्पेस 100 हो गया। In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? ठीक है, मतलब कितना प्रतिशत में दोनों कंट्राडिक्ट करता है, कंट्राडिक्ट करता है, मतलब जब ए सही बोल रहा है तो बी गलत बोल रहा होगा, है ना। जब बी सही बोल रहा है तो फिर ए गलत बोल रहा है, कंट्राडिक्ट तभी ना होगा। तो वो चीज आपको निकालना है। पहले तो ये सबको इवेंट्स मानना पड़ेगा ना, तो ए और बी जिक्र कर दिया है, मेंशन है, तो इसीलिए हम लोग कोई दूसरा इवेंट्स का सिंबल देंगे, ई और एफ मान लेते हैं, है ना। तो ई जो है बी, ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, हाँ ये मान लिए। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ए का क्या है 60% मतलब 0.6 प्रोबेबिलिटी हो गया। परसेंटेज में दिए हुए रहेगा तो जो है वो प्रोबेबिलिटी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 90%, 0.9। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कंट्राडिक्ट है ना, कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो क्या बनेगा ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ई सही बोल रहा है, एफ गलत, ठीक है, या जब ई गलत होगा तो एफ सही, तभी ना कंट्राडिक्ट हो रहा है। इस तरह से दोनों सही बोलेगा तो कंट्राडिक्ट क्या, तो कंट्राडिक्ट टू ईच अदर का मतलब ये हो गया ई सही है एफ गलत, ई गलत है तो एफ सही है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां ऐसा जब है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं पी ई एफ डैश डैश प्लस पी ई डैश एफ, ठीक है। कोई दिक्कत? और को बताए थे ना, और को यूनियन या प्लस भी लिखा जाता है, तो इस तरह से आप जो इंपॉर्टेंट सिंबल जो बताए थे तो आपको ये सब बताया हुआ है। तो इस तरह से अब देखिए ई और एफ, ई का सही बोलना एफ के झूठ बोलने से कोई मतलब रिलेशन है, म्यूचुअली क्या है, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, पहले तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं, जब ऐसे लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट सिंबल में बता दिए थे कि ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये दोनों ई और एफ क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो
इसको यहाँ अभी जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, हियर E and F are mutually exclusive इवेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो उसका क्या फॉर्मूला, ये P E और इंटू पी एफ, एक्सक्लूसिव का ये फॉर्मूला आपको अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। और इज इक्वल टू पीई और पी एफ डैश को क्या लिख सकते हैं, पीई ये हो गया इंटू पी एफ डैश, मतलब नन अक्रेंस। तो अक्रेंस 1 माइनस अक्रेंस क्योंकि दिए हुए है ये, प्लस पीई डैश, ई डैश तो 1 माइनस पीई ये हो गया इंटू पी एफ, ये इज इक्वल टू पीई, पीई क्या है 0.6, 1 माइनस पीएफ, पीएफ 0.9 प्लस 1 माइनस पीई, पीई 0.6 इंटू पीएफ 0.9, ठीक है। तो 0 पॉइंट इतना और 0.1 प्लस 0.4 इंटू 0.9 है ना, ये मतलब गुना किया हुआ सब, तो ये हो जाएगा 0.06 और प्लस 0.36, तो ये कितना हो गया 0.342, ये आंसर हो गया। मतलब 42% केसेस, इन 42% केसेस दे कंट्राडिक्ट करेगा, कंट्राडिक्टेड पूछ रहा है ना, कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, ये आंसर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो दिए हुए इंग्लिश में उसको मैथ में आपको बनाना होगा, मेन वही डिफिकल्टीज होगा, बाकी सब तो आराम से बनेगा। जैसे यहाँ क्या है कि दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ई सही है तो एफ नहीं, डैश का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, मतलब नॉट अक्रेंस नहीं है ना, तो नॉट ई सही तो ई गलत, ई गलत तो ई सही, यही ना हो सकता है संभावना। और जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, और को यहाँ प्लस कर दिए। अब जब ऐसा लिखा हुआ था तो इंटरसेक्शन लगाते हैं इस तरह से, इंटरसेक्शन। अब ये दोनों ई और एफ डैश क्या है, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट से हैं, तो इसका फॉर्मूला ये लग गया, ये है ना। तो इस तरह से सब बाकी वैल्यू दे दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इतना कॉपी कीजिए। पीएमसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखते हैं। फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, वेयर ए शुड नॉट बी फाई सेट। दूसरा, या तो ये भी हो सकता है पी बी इंटू पी ए बाई बी, बी शुड नॉट बी 5, ये होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये कुछ और नहीं, जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर हैं बस उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो उसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोला जाता है। जैसे वी नो दैट, हम लोग वी नो दैट इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, बाइबिलिटी पी ए बाई बी को क्या लिखते थे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए का होना व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये था ऐसे ए इंटरसेक्शन बी और नीचे में जो आता था उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, पी बी इंटू पी ए बाई बी। ये आ गया कि नहीं। फिर बाई अगेन दूसरा फॉर्म में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का क्या फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी ए इंटू पी बी बाई ए। ठीक है, ये हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रूव भी किए थे। तो उसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम नाम दे दिया। अब देखो याद कैसे करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू ये बी बाई ए, मतलब यहाँ जो रहेगा वो नीचे तब कट जाएगा। इस तरह से याद रखिए, बी लिखेंगे अगर पी ए इंटरसेक्शन बी में पहले पी बी लिखे तो बी को नीचे करना होगा, तब ना ये कट गया। इस तरह से याद रखने के लिए, है ना। ये अब इसमें नोट्स में अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, नोट में लिखिए, पहला में मान लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका क्या होगा, कोई भी कॉमन दो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पी बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम पढ़े पी बी, क्योंकि बी का ए से क्या मतलब, कोई नहीं, तो पी बी इज पी बी, पी बी बाई ए। कंडीशनल कोई मतलब काम नहीं करेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि जैसे टॉसिंग अ कॉइन व्हेन थ्रो अ डाई, तो टॉस करना कॉइन का और थ्रो करना डाई का क्या मतलब है, दोनों दो चीज है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पी बी बाई ए मतलब पी बी एंड पी ए बाई बी मतलब पी ए। इंडिपेंडेंट जब रहता है तो ऐसे ही ना आएगा। तो आपको फर्स्ट से क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए बराबर पी बी लिख सकते हैं ना ये। तो ये आपको ऐसे, कब, जब ये फॉर्मूला तब लगाइए, ये इट इज applicable when A and B are independent events, ये और भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब आप ये फॉर्मूला लगेगा, और ये इंडिपेंडेंट रहे न रहे तो फिर ये काम करेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को गुना कर दिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसे लिखा जाता है, इसको गुना करके लिखे ऐसे, तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो पी ए यूनियन बी इज 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये फॉर्मूला है। एक्सप्लेनेशन देखो, पी
ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी का डैश, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे तो डैश और ये अकरेंस और नॉन अकरेंस शुड बी इक्वल टू 1, तो इस तरह आएगा तो +1। ठीक है, जैसे ए और बी में हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे, तो 1 माइनस ये, अब 1 माइनस पी, और आपको हम बताए हैं डिमॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, डैश है तो ये दोनों क्या आएगा, ये इसका सिंबल इंटरसेक्शन में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रहता तो यूनियन, तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए बाय डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन थ्योरम सेट में है पढ़ना, तो ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहला ये होता है। और दूसरा में इसी में डिमॉर्गन थ्योरम में अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो ए डैश यूनियन बी डैश होता है, ये डिमॉर्गन थ्योरम के द्वारा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए डैश और बी डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होगा। तो इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या होता है, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये पी ए यूनियन बी, ये। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा, यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन ए डैश एंड बी डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होगा। तो ये आपको ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, और ये वाला जब ये ऑल टाइम्स, हमेशा देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एक ये फॉर्मूला होता है ना, नोट्स में लिखिए, नोट में पी ए यूनियन बी बराबर पी ए एडिशन थ्योरम पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमेशा हमेशा यूज होगा ऑल टाइम्स। और ये वाला ये पी ए यूनियन बी यूज होगा जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब। ठीक है, ये ऑल टाइम यूज्ड फॉर्मूला है ये। ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, ऑल केसेस, ऑल केसेस यूज कीजिए इस फॉर्मूला का, यूज फॉर्मूला। ठीक है, ऑल केसेस यूज फॉर्मूला। और ये किस केस में, ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब यूज करना है। तो इसमें इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होना है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या था, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस इतना, वेन डायग्राम से आपको बता भी दिए थे। ये यूज करना है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया। नेक्स्ट में हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।